Welcome, friends. Today we are starting with the topic that is Companies Act 2013. Sir, let's have some basis to that. सर मान लीजिए ये आपके एग्जाम्स के लिए 10 मार्क का होगा. नंबर वन, चैप्टर बहुत ही छोटा है. अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स के अंदर आपके इसके सेशंस होंगे. टोटल 4 आवर्स के अंदर. तो इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक. इज गोइंग टू गिव अस 10 मार्क्स. तो आप कॉन्ट्रैक्ट आपको कंपेयर करो तो ये बच्चा है, छोटा बच्चा, और हम जो अगले दो टॉपिक ले वो छोटे छोटे बच्चे ही है. It's like small stuffs coming up next. Maybe I'm not that well, so maybe you felt some kind of disturbances more in this chapter. Maybe I'll try my best. Let's move forward. अब यहाँ पे आप फोकस करोगे तो ये चैप्टर 10 मार्क का जो है, दिस चैप्टर has some basics in foundation. The same chapter you also have in inter for approximately 60 marks, and the same topic you also have for final for approximately 50 marks. तो यहाँ पे 10 मार्क का, सी ए इंटर में 60 मार्क का, और सी ए फाइनल में वापस अराउंड 50 to 60 मार्क का. इट मीन्स दैट इट इज अ चैप्टर विच इज गोइंग टू बी देयर टिल योर सी ए इज कंसर्न. नंबर टू, इनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है? दिस इज द ऑडिट विच यू नॉर्मली डू इन योर इंटर्नशिप्स, दैट इज कंपनी ऑडिट. तो कंपनी ऑडिट इंटर्नशिप्स आपकी प्रोफेशनलिज्म में प्रैक्टिस करोगी, जॉब करोगी, तो उसका जो बैकड्रॉप है वो लॉ है, दैट इज कंपनीज एक्ट. तो जिस चीज का ऑडिट करने वाले हो वो लॉ को तो समझना जरूरी है, और उसका बेसिक स्टार्ट होता है फाउंडेशन में. तो आपको ये रेलेवेंस तो ज्यादा है ही फॉर योर एंटायर सी करिकुलम इज कंसर्न. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाई डू वी लर्न दिस लॉ, तो इसको समझने का रीजन क्या हो सकता है? एक मैंने कहा कि आप ऑडिट कर रहे हो, आपको ऑडिट करने के लिए कंपनी ऑडिट तो कंपनी ऑडिट कर रहे हो तो कंपनी लॉ समझना जरूरी है ना. ऑडिट क्या करोगे? चेकिंग करने के लिए लॉ जरूरी है. इमेजिन करो, कंपनी इज एन एंटिटी जो पब्लिक से पैसा ले सकती है. यू विल हैव लर्नड समवेयर और दी अदर, आईपीओज आते हैं, पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करती है. इमेजिन करो अगर पब्लिक ने पैसा इन्वेस्ट किया और जब कंपनी वो पैसा लेके डूब जाए, भाग जाए, इन्वेस्टर्स के पैसे खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, तो आपको लगता है द इन्वेस्टर विल अगेन इन्वेस्ट द मनी? डेफिनेटली नो. एंड इफ इन्वेस्टर डज नॉट इन्वेस्ट द मनी, देयर वोंट बी नो ग्रोथ, बिकॉज इंडस्ट्री में पैसा नहीं आएगा वापस, तो ग्रोथ नहीं होगा. एंड इफ देयर इज नो ग्रोथ, आपके जीडीपी पे इफेक्ट आएगा, और जीडीपी पे इफेक्ट आएगा. सिमिलरली गवर्नमेंट को गवर्नमेंट चलानी है, दे नीड फंड्स, दैट इज टैक्सेशन. ग्रोथ ही नहीं होगा, टैक्सेशन नहीं होंगे, टैक्सेशन भी नहीं होंगे, तो इंडिया का ग्रोथ और या इन्हीं नेशन का ग्रोथ ऑटोमेटिकली हैम्पर होगा. और इसके लिए जरूरी हो जाता है गवर्नमेंट को क्या करना? इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्ट मनी को प्रोटेक्ट करना. इन्वेस्टर्स को ये विश्वास देना कि आप इन्वेस्ट करो, आपके पैसे नहीं डूबेंगे, हम लोग एडिक्वेट लॉस बनाएंगे और एडिक्वेट मैकेनिज्म के लोग रखेंगे जो उसको इंस्पेक्ट करके चेक कर पाएंगे. अब वो एडिक्वेट मैकेनिज्म मतलब कंपनी लॉ, और वो प्रोफेशनल्स जो उसे चेक कर सके वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. जो मैं, आप सब लोग ऑडिट कर पाओगे. मैं तो कर सकता हूं, आप कर पाओगे इन द फ्यूचर. नाउ द आइडिया इज क्वाइट सिंपल कि अगर अच्छा कानून नहीं होगा तो प्रॉब्लम. कानून अच्छा है बट उसके इम्प्लीमेंटेशन में अच्छे लोग नहीं है जो उसे इम्प्लीमेंट कर पाए, तो फिर भी प्रॉब्लम. तो एक है सीए जो उस लॉ को समझेगा और उसे इम्प्लीमेंट करेगा. एक है गवर्नमेंट, एक अच्छा लॉ बनाएगा. तो उसे क्या होगा, हम उस पर चेक रख पाएंगे कि जो पैसा ले रहे हैं पब्लिक से, क्या वो लोग कैपेबल है टू रिसीव मनी? विल दे रन आउट ऑफ दैट? विल दे गिव मोर रिटर्न्स टू दैट, सो इन्वेस्टर्स गेट मोर मनी इन देयर हैंड्स? यही इसकी बैकड्रॉप की कहानी है, बिकॉज ऑफ विच वी हैव टू लर्न इट वेरी वेल. हमारे दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा है एज फार एज इंडियन कंपनीज आर कंसर्न जो कंपनी ऑडिट कर सकता है, वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट. उसके अलावा कंपनी ऑडिट को करने का किसी और के पास पावर नहीं है. फील प्राउड फॉर द सेम, एंड दिस इज वेयर अवर जर्नी स्टार्ट्स टू लर्न द कंपनीज एक्ट. ऐसे आपके पास अप्रोक्सीमेटली 4 पीडीएफ्स आएंगे. दिस इज योर फर्स्ट पीडीएफ विच आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन टेलीग्राम. ठीक है, इट्स जस्ट अ फॉर्मेटेड वन. नाउ ये पीडीएफ्स में क्या होगा, आपको मैंने अलग अलग कंटेंट को कंसाइज किया गया है. यू डोंट हैव टू रेफर एनीथिंग एल्स बट द सेम. once my chapters gets over for approximately by this 2-3 days, we'll be jumping around for revisions for the entire stuff. Let's start. Part A क्या कहता है? Part A में I have covered meaning of the company,
features of the company, lifting of corporate will and applicable case laws. तो ये चार चीजें हैं जो हमें इस पार्ट ए में फिनिश करनी है, एंड दिस पार्ट ए विल बी कवरिंग दिस फोर स्टफ्स. Now coming with the first stuff, so what is the meaning or the definition of company? Now section 2 clause 20 of the Companies Act 2013 defines the word company. Defines the word company. वो कहता है company means company incorporated under this act or any other previous law. It's just a meaning, it's concise meaning. अब Companies Act के डेफिनेशन के हिसाब से जो कंपनी इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई, इस एक्ट में रजिस्टर हुई, उसे हम कंपनी कहेंगे. या इसके पहले वाले कंपनीज एक्ट में, जैसे हम कंपनीज एक्ट 1956 के, उसके पहले भी थे, बट आई जस्ट से एग्जांपल ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, उसमें भी जो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है वो भी कंपनी मानी जाएगी. नाउ टू क्लियर इट आउट, कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स. इस डेफिनेशन से आपको ये समझ में आता है कि कंपनी मतलब क्या, जो रजिस्टर हुई है अंडर कंपनीज एक्ट. सर ऐसा कैसा मीनिंग, मीनिंग समझ में ना आए तो क्या करें. ऐसा ही होता है जब हम फोन्स खरीदते हैं. हमने एक फोन आया आईफोन एक्स, सैमसंग S20, वो लोग के फोन के एडवर्टीजमेंट को देख के भी हमें समझ में ना आए कि एक्चुअली इस फोन में है क्या, इसको मैं क्यों खरीदूं. तब जाते हो आप कोई वेंडर के पास, कोई स्टोर में, और आप क्या करते हो, उसके फीचर्स जानते हो, फीचर्स. और फीचर्स जानने के बाद आप उसके एट्रीब्यूट्स जानने के बाद यू अंडरस्टैंड कि साला इसके अंदर ऐसा क्या है जो कोई और फोन में नहीं था, या ऐसा क्या है जो मेरे काम का है. It means that when we look into the sorry, when you look into the features of your mobile phone, you will be understanding it whether it is something which you are looking forward for or not. You will be understanding it क्या ये आपके लिए काम का है या नहीं है. वैसे ही यहाँ पे भी, since we don't understand by the word definition, we are going to what, the features. तो यहाँ पे काम का है वो है features other than the definition. तो उसका फर्स्ट फीचर है, उसका नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी. You will have seen this feature even earlier. What do you mean by separate legal entity? The same stuff has been drawn back here. It says that company, when it is registered, it is clothed with a legal personality. It is clothed with a legal personality. It comes to have almost the same rights and powers as a human being. Its existence is distinct and separate from its members. A company can own property, have its bank account, raise loans, incur liabilities, and enter into contracts. Sir, here there is one more feature, we call it as artificial person. It means that a company जो होती है, it's all about a person distinct from its members. कंपनी अलग, उसके मेंबर्स अलग. कंपनी अलग, उसके मेंबर्स अलग. जो राइट्स अपने मेंबर्स के पास होते हैं वैसे ही कंपनी के पास भी राइट्स होंगे टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स. दे कैन एंटर इनटू ऑन देयर ओन नेम. दे कैन बाय अ प्रॉपर्टी, हैव अ बैंक अकाउंट, raise the loans, incur liabilities, everything what a common man can do, a person can do, even companies can do, except personal contracts like marriages. कंपनियां की शादी नहीं हो सकती, इंसानों की शादी हो सकती है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. बाकी उसका एक लीगल पर्सनालिटी माना जाएगा. दिस इज व्हाट अबाउट, दैट्स ऑल अबाउट व्हाट गाइस, अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. Moving forward, there are some case references which you have to learn along with learning separate legal entity. So when I am moving forward to all this, it will make you, it will make it more interesting regarding this all facts. This is your first fact, Makora versus Northern Assurance Company Limited. This is second one, Lee versus Lee Farming Limited.
and number 3 is Bachaf Gazdar versus Commissioner of Income Tax. Your module costs only one, that is the first one. I kept 2 more for your explanation purposes, for your exam point of view. If a question is for 4 marks, you can just write the meaning of the same along with one case study, that is Makora versus Northern Assurance Limited. And if you feel it's a 2 mark or 3 mark, then just write the name of the case reference, that is Makora versus Northern Assurance Limited, and you don't have to explain the same. Let's start. Makora owned land on which stood the timber. He sold the land and timber to a company he formed and received as a consideration all fully paid up shares. The company carried on the business of felling and milling timbers. A fire destroyed all the timbers which had been felled. Makora had earlier insured the timber against the loss by fire in his own name. He had not transferred the insurance policy to the company. Now, this kind of a cases the issue and the conclusion. Now, this kind of a cases is to be best learned. अभी सुनो ध्यान से, जो मैं कह रहा हूँ आप सुन पढ़ लेना, मैं जो कह रहा हूँ सुनना ध्यान से. एक बंदा है जिसका नाम मकौरा है, उसके पास लैंड है, उस पर टिम्बर लकड़ियां ग्रो होती है, फिर उसको काट के वो बेच देता था. उसने इंश्योरेंस करवाया था कि कभी कुछ फ्लड्स आ गए, कोई जंगल में आग लग गई तो मेरे जो वुड्स जल जाएंगे, उसके लिए इंश्योरेंस कवर लिया था. पहले ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करता था. कौन सा बिजनेस? सोल प्रोप्राइटरशिप. कुछ सालों बाद उसने अपनी कंपनी, अपनी प्रोप्राइटरशिप जीत हुई, उसके सामने एक कंपनी क्रिएट की. ठीक है, और जो कंपनी क्रिएट की ना, वो कंपनी क्रिएट होने के बाद उस कंपनी के सारे शेयर्स, ऑलमोस्ट ऑल द शेयर्स उसने अपने नाम पे कर लिए. आप बात को समझ रहे हो? एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म था, उसके बदले एक कंपनी फॉर्म किया. कंपनी फॉर्म करने के बाद ये जितने भी लैंड थे, जितने भी टिम्बर्स थे, मकौरा ने कंपनी को बेच दिए, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. जब मकौरा पर्सनल ने कंपनी के नाम पे सारे के सारे एसेट्स दैट इज टिम्बर्स कर दिए, डेफिनेटली वो कुछ कंसिडरेशन लेगा. वो क्या था? उस कंपनी के सारे शेयर्स. आप समझिए कि मकौरा ने यहाँ पे सारा का सारा उसका इन्वेस्टमेंट जो प्रोप्राइटरशिप के नाम पे था, पर्सनल नाम पे था, वो सारा का सारा कंपनी के नाम पे कर दिया. और कंपनी क्या दे सकती है? शेयर्स. तो उसने कंपनी के शेयर्स ले लिए. अब इनडायरेक्टली देखो, अब मकौरा के जो लैंड था, जो टिम्बर था, वो मकौरा के नाम पे नहीं रहा, वो हो चुका है कंपनी के नाम पे. और कंपनी के नाम पे होने के बाद मकौरा के पास क्या है? वो लैंड टिम्बर नहीं है, उसके पास क्या है? उस कंपनी के शेयर्स है, जिस कंपनी के पास वो लैंड एंड टिम्बर है. अब क्या हो जाएगा? मकौरा उस कंपनी का मेंबर हो जाएगा, ऑलमोस्ट ऑल शेयर्स विथ हिम. और कंपनी के बुक्स में क्या है? वो एसेट के अंदर क्या है? एसेट के अंदर वो टिम्बर्स है. इफ यू सी द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, तो एसेट में होगा सब लैंड एंड टिम्बर, और लायबिलिटी में होगा इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा का पूरा, जिसमें वो सारा शेयर कैपिटल किसके पास पड़ा है? मकौरा के पास पड़ा है. आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे हुआ क्या है? मकौरा ने अपने सारे के सारे एसेट्स कंपनी को बेच दिए, और कंपनी से क्या लिया रिटर्न में? शेयर्स. आई होप दैट इज वेरी क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू. प्लीज रिवाइंड इट अगेन इफ यू फील सो. इट्स समथिंग फ्रेश कमिंग अप. अब यहाँ पे हुआ क्या? जैसे ही वो कंपनी के नाम पे हुए, अभी तक तो वो मकौरा के नाम पे थे पूरे, और मकौरा ने जब अपने नाम पे पूरा बिजनेस था सोल प्रोप्राइटरशिप में, उसने उस टिम्बर्स का इंश्योरेंस करवाया था एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न. बट जैसे ही मकौरा ने वो पूरा का पूरा बिजनेस कंपनी को बेच दिया, तो अभी वो टिम्बर किसका हो गया? कंपनी ओन्ड हो गया. और वो इंश्योरेंस जो था वो किसके पास था? मकौरा प्रोप्राइटरशिप के पास था. अब जैसे ही कंपनी में शिफ्ट हो गया, वो जगह पे आग लग गई और सारे के सारे टिम्बर जल गए. टिम्बर जलने पे जो मकौरा ने पर्सनल नेम पे इंश्योरेंस करवाया था, उसने वो इंश्योरेंस क्लेम मांगा. तब इंश्योरेंस कंपनी जो थी नॉर्दर्न एश्योरेंस लिमिटेड, जो इंश्योरेंस कंपनी है यहाँ पे, उसने क्या कहा कि अभी इस समय पे जब आग लगी तब वो टिम्बर आपके नहीं है, तब टिम्बर वो कंपनी के है, और आपने जब इंश्योरेंस करवाया था तब वो आपके नाम पे थे. आप तो इसका बेनिफिट तब ले सकते हो जब इंश्योरर भी आप हो और एसेट्स भी आपके हैं.
पर यहाँ पे गड़बड़ क्या हो चुकी है, आपने एसेट्स किसी और को बेच दिए, तो मुकर्रा कहता है अरे वो मैं ही हूँ। सर वो आप नहीं हो, सेपरेट लीगल एंटिटी कहता है मेंबर और कंपनी अलग अलग है। अरे वो शेयर मेरे पास ही है। सर आपके पास कंपनी के शेयर्स है, बट कंपनी और आप अलग अलग हो। अब ये लॉजिक बैठा कि भाई कंपनी के अंदर जो टिम्बर है वो मकोरा का नहीं है, वो कंपनी का है, और इंश्योरेंस किसे करवाया था, चाहे वो मकोरा के नाम पे था। तो यहाँ पे एक सेपरेट लीगल एंटिटी का क्लैरिटी पॉइंट आया कि कंपनी और मेंबर्स को क्या मानेंगे लॉ में, अलग अलग मानेंगे, बिकॉज ऑफ विच देखो यहाँ पे सिंस टिम्बर इंश्योरेंस वाज नॉन वाज इन हिज नेम एंड टिम्बर्स वर ऑलरेडी सोल्ड टू द कंपनी। टिम्बर का इंश्योरेंस मोकरा के पास था, लेकिन टिम्बर ऑलरेडी उसने बेच दिए थे। आया क्या जजमेंट, क्या आया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मतलब उस जमाने में कोर्ट को हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जब ब्रिटिश रूल था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो it was held that and on the principle of separate legal entity, Mokora and the company are separate in existence. Since timber was in the name of the company and the insurance in the name of the Mokora, it was held that it cannot be enforced. Timber जो था वो किसके नाम पे था, timber was in the name of company and insurance was in the name of Mokora. हो गए कल्याण। अगर इंश्योरेंस भी कंपनी के नाम पे होता तो ही उसे ये बेनिफिट मिलता। क्या क्लैरिटी आई, सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंबर्स और कंपनी दोनों क्या है, इन द आइज ऑफ लॉ अलग अलग माने जाएंगे। आई होप दिस केस स्टडी इज वेरी क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन। ये नाम को अपने दिल में रखना, इसको भूलना मत। ऐसा ये केस स्टडी सलोमन पे आता है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे मैंने मकोरा रखा है। तो सलोमन एंड मकोरा में कोई भी एक यूज कर सकते थे, एनी वन इट्स इनफ। वी हैव यूज्ड मकोरा वाज ए नॉर्दर्न एश्योरेंस लिमिटेड, अलग अलग नाम के सेम कॉन्सेप्ट्स थे। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। ये मैंने सिर्फ ऐड की है आपके एक्सप्लेनेशंस के लिए, दीज आर सीए इंटर कॉन्सेप्ट्स added to foundation for clarity, more clarity. Now Lee versus Lee Air Farming Limited, नंबर केस नंबर 2। अब ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड में क्या हुआ, एक ली एयर फार्मिंग लिमिटेड एक कंपनी है जो फार्मिंग के लिए दे आर यूजिंग द, कहते हैं फार्मिंग के अंदर whenever you want to spray some fertilizers or spray some chemicals over the entire farm, so they had some small helicopters and planes, airplanes, जिससे वो एयर फार्मिंग में स्प्रिंकलिंग करते थे। that was the company's business, air farming। तो हवा से वो स्प्रेडिंग करना, that was their job। नाउ इस कंपनी का वन ऑफ द की मेंबर शेयर होल्डर वॉज ली, लेकिन ली ऑफिशियली खुद पायलट भी था। अब हुआ क्या, दे हैड अ पॉलिसी कि हमारा कोई भी एम्प्लॉय ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट अगर आग लग जाती है, अगर प्लेन में आग लग जाती है या उस क्रैश हो जाता है, तो उसे कंपेंसेशन मिलेगा हमारी कंपनी से ऑन डेथ। अब हुआ क्या, ली तो कंपनी का मेंबर था और ली पायलट भी था। तो वन फाइन डे ली वॉज flying an aircraft and during that the aircraft got crashed and ली was no more। ली की वाइफ ने सू किया कि मेरे हस्बैंड को भी कंपेंसेशन देना चाहिए, जहां पे कंपनी इनिशियली मना कर रही थी, ली एयर फार्मिंग लिमिटेड बाकी मेंबर्स के, भाई ये तो ओनर है, ये तो मेंबर है, ये मर गया उसमें क्या। तो यहाँ पे जब ली की वाइफ ने सू किया तो यहाँ पे बोला गया कि भाई ली was been dead in a capacity of an employee because he was also a pilot and you and as per separate legal entity आपकी मेंबरशिप वैसे भी अलग है फ्रॉम द कंपनी, वैसे ही आपकी एम्प्लॉयमेंट भी अलग है फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। therefore you are, even though he was a member of the company and having majority of shares, he will be entitled to compensation as an employee also। तो यहाँ पे वापस एक क्लैरिटी आता है कि कंपनी को, उसके मेंबर्स को, कंपनी को, उसके एम्प्लॉयज को क्या माना जाएगा, डिफरेंट माना जाएगा। यहाँ पे ये लिखा है ली वॉज अ पायलट हैविंग होल्डिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी, it was also receiving salary from the company as a pilot, but he was killed in an accident while working for the company। It was held that the Lee's widow was entitled to compensation।
मैंने सिर्फ एक बेस केस स्टडी दिया है, आपको ये रेफरेंस में पढ़ने के लिए यूज नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए था। मूविंग फॉरवर्ड टू थर्ड केस स्टडी, किसका नाम है, बच्चा एफ गजदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। नाउ बच्चा एफ गजदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में क्या हुआ सर, इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, ठीक है। आई डोंट हैव टू टेच यू इनकम टैक्स, ऐसा समझो कि जिसने भी एग्रीकल्चर इनकम अर्न की उसके इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। द इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर बिजनेस वाज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अ शेयरहोल्डर कंटेंटेड दैट डिविडेंड रिसीव्ड बाय हर वाज आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब हुआ क्या, अब समझना ध्यान से, एक कंपनी है जो एग्रीकल्चरल बिजनेस कर रही है, आप सब लोगों ने उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब कंपनी ने एग्रीकल्चर बिजनेस किया और प्रॉफिट अर्न किया, और कंपनी ने वो प्रॉफिट को एज डिविडेंड अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर कर दिया। अब इन द बुक्स ऑफ कंपनी इनकम ऑफ एग्रीकल्चर इन नेचर इज टैक्स फ्री, पर जब कंपनी ने वो डिविडेंड पे किया उस जमाने में, टू होम, टू द इन्वेस्टर्स, वन ऑफ द इन्वेस्टर्स सेड कि दिस इज एग्रीकल्चर इनकम एंड देयरफॉर इट इज टैक्स फ्री। लॉ ने बोला कि मेंबर तेरे लिए वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, वो एग्रीकल्चर इनकम किसके लिए है, कंपनी के लिए है। फॉर यू इट इज जस्ट अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फॉर यू इट इज जस्ट अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बट नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। तो यू आर डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी। अमर बोलता है कि सर मैं तो मेंबर हूं और मेरा ही तो शेयर है कंपनी में, तो मैं तो एक ही हुआ, नहीं, कंपनी के लिए वो एग्रीकल्चर इनकम है, तू शेयर होल्डर है कंपनी का, तेरे लिए क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन द टर्म ऑफ डिविडेंड। तो तेरे को टैक्स पे करना चाहिए या नहीं, आंसर इज यस। तेरे लिए एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं, आंसर इज नो। तो इसमें वापस क्या माना गया, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का जो इनकम है वो कौन सा माना गया, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इन्वेस्टर्स का जो इनकम था उसे क्या माना गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टैक्सेबल। ये हो गया टैक्सेबल, ये हो गया एग्जेम्प्ट, बिकॉज ऑफ व्हाट, सेपरेट लीगल एंटिटी, किसका नाम पे, कंपनी अलग और मेंबर अलग। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। ये मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट सिखाया आपके फीचर का, जिसका नाम था क्या, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये 4 लाइनें लिखो और एक केस रेफरेंस मौका यूज कर लो। बाकी तो केस रेफरेंसेस सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए करवाया है, दैट्स इट। पॉइंट नंबर 2 आता है यहाँ पे आपके सामने, वो है परपेचुअल सक्सेशन। बहुत सिंपल है, आपने सुना होगा, लेट्स रिसॉल्व इट अगेन। कहता है डेथ इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी। The life of the company does not depend upon the life of members. It is said that members may come and go, but the company stays forever and ever. Company never dies. True. सुनो मेरी बात, हमने सुना था ये। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या कंपनी मर सकती है? सर क्या कंपनी नेचुरल पर्सन है? नहीं, कंपनी एक अलग एंटिटी है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो मेंबर्स क्या है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो। धीरू भाई अंबानी रहे या नहीं रहे? धीरू भाई अंबानी नहीं है। क्या कंपनी है या नहीं है? सर कंपनी है। सिटी बैंक इज पॉसिबली 100 years old company. What I am trying to make you understand is members may come, members may go, but company will stay forever, forever, forever. My question to you all here is, if there's a company having 50 members, how many members? 50. If they are going in a bus for a picnic, all members of the company, and the bus gets crashed into a valley and everyone is dead, 0 member are left, does the company die? Does the company die? Think. 50 मेंबर्स से सारे के सारे मर गए, फिर भी कंपनी मरेगी नहीं। सर क्यों नहीं मरेगी कंपनी? क्योंकि क्योंकि लॉ ने क्या बोला है, लॉ ने बोला है कि मेंबर्स के जाने से कंपनी को फर्क पड़ता नहीं है। रीजन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी को जन्म किसने दिया है? लॉ ने। कंपनी को कौन मारेगा? लॉ। कैसे? कंपनी कैन बी डेड बाय लॉ, दैट इज कॉल्ड लिक्विडेशन, और यू कैन से वाइंडिंग अप। दैट इज द ओनली वे कंपनी में गो डेड, जब उसको बंद करो लॉफुली।
बाकी मेंबर्स के साथ उसका कुछ कनेक्शन नहीं है। परपेचुअल मतलब जिंदगी भर, लाइफ टाइम, इट्स लाइक अ लॉन्ग इन्फिनिटी। तो कंपनी को मरने की जरूरत नहीं है, कंपनी परपेचुअली इन्फिनिटी जी सकती है, उसके मेंबर के मरने पे वो मरेगी नहीं। आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट। इन लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स विल बी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे टोटल 3 एलिमेंट मैंने ऐड किए हैं। एक है लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स, एक लिमिटेड कंपनी बाय गारंटी एंड एक अनलिमिटेड कंपनी। पहले आप ये समझो कि लायबिलिटी टोटल first understand liabilities of companies may be limited or unlimited. Pause it here and listen to this 3 times. Liabilities of the members may be limited or unlimited. I hope you listen to that. Now, limited matlab liability of members shall be limited to the extent of if they have taken shares. If they have taken shares, then maximum liabilities cannot exceed the unpaid amount of shares held by them. It means that if the share value is rupees 10 face value, or you say nominal value, and if you have not paid anything till now, then maximum liability is rupees 10. Once you pay rupees 4 per share, then your unpaid value becomes rupees 6 per share. So your maximum liability in that situation cannot exceed rupees 6. It means that the liability of a company, sorry, a liability of a member in a company limited by shares, limited by shares मतलब अगर आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, it cannot exceed face value of it or cannot exceed nominal value of it. The liability of the members is limited to the extent of nominal value of shares held by them. In no case the shareholders can be asked to pay anything more than unpaid value of shares. Anything more than unpaid value of shares. Number 2, in case of company limited by guarantee. अब गारंटी कंपनी ऐसी कंपनी होती है जहां पे इंस्टेड ऑफ बाइंग शेयर्स यू टेक अ गारंटी। यस, ऐसा भी होता है, आपने सुना नहीं होगा क्योंकि आपके बैलेंस शीट में इसके सम्स नहीं आते। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, you are liable as a member to the contribute to the company to the extent of amount guaranteed by you, to the extent of amount guaranteed by you to contribute to the company. I repeat, as a member you are liable to the extent of amount guaranteed by you to contribute to the company. If your contribution is 1 lakh rupees, then the maximum amount what you can pay when company demands from you is rupees 1 lakh. तो जितना आपने गारंटी दिया होगा उतना पैसा आपको देना पड़ेगा, and that too when the company goes into liquidation. The amount of guarantee cannot be recovered from a guarantor, that is a member, during the company's existence. पर जब कंपनी बंद होगी तब ये काम में आता है। ऐसी कंपनीज होती है जहां पे दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, शेयर्स का भी और गारंटी का। शेयर्स वाले लोगों से पैसा कब लेते हो? ड्यूरिंग एक्टिव कंपनी एंड ऑल्सो ड्यूरिंग इट्स क्लोजर। बट गारंटी वालों से पैसा कब ले सकते हो? ओनली ड्यूरिंग क्लोजर मतलब लिक्विडेशन। सिंपल रखूं तो शेयर होल्डर्स में आप अनपेड वैल्यू या फिर मैक्सिमम फेस वैल्यू क्लेम कर सकते हो इन अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। और अगर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी गारंटी कंपनी है तो यू कैन ओनली टेक द अमाउंट व्हाट यू हैव गारंटीड टू द कंपनी। ठीक है। और नंबर 2, आप ये पैसे कब क्लेम कर सकते हो? गारंटी कंपनीज में आप वाइंडिंग अप पे क्लेम कर सकते हो, और शेयर होल्डर्स वाली कंपनी दैट इज लिमिटेड बाय शेयर्स में आप कभी भी क्लेम कर सकते हो। आता है थर्ड एलिमेंट जिसे हम कहते हैं
अनलिमिटेड कंपनी। नाउ अनलिमिटेड कंपनी का मतलब यहाँ पे यही है जहां पे लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स विल बी इक्वल टू लायबिलिटी ऑफ members will be equal to liabilities of company, just like a proprietorship जहां पे proprietor is liable unlimitedly, वैसे ही यहाँ पे जितना भी liability कंपनी का होगा वो सब liability किस पे आएगी, मेंबर्स पे अनलिमिटेडली। इंडिया में अनलिमिटेड कंपनीज बहुत ही रेयर हो चुकी है, नो वन इज रेडी टू मेक इट। आपको अभी जो कंपनीज मिलेगी वो कौन सी होगी, लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी। रिकैपिंग इट, लिमिटेड मतलब लायबिलिटी लिमिट होती है, अनलिमिटेड मतलब लायबिलिटी है ही नहीं, नो 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 लिमिट टू लायबिलिटी, दैट आई मीन टू से। लिमिटेड में दो होते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स में टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय यू, मैक्सिमम फेस वैल्यू, एंड लिमिटेड बाय गारंटी में टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट गारंटीड बाय यू, एंड अनलिमिटेड में नो लिमिट, जितना कंपनी का लायबिलिटी उतना आपके लायबिलिटी आएगा। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू हियर। ये तीन चीज है, लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर्स है फर्स्ट एलिमेंट में, सेगमेंट 2 के अंदर बाय गारंटी, नंबर 3 बाय अनलिमिटेड। ये फोर्थ एलिमेंट ऑलमोस्ट द सेम, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। नाउ आर्टिफिशियल कंपनी कौन सी पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी रिक्वायर्स अ बॉडी टू मैनेज, और बॉडी टू मैनेज कौन बन जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD, जो कंपनी के लिए काम कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि कंपनी के पास दिमाग नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ नहीं है, उनके पास शरीर ही नहीं है, वो सिर्फ एक आत्मा है जिसको लॉ ने बॉन्ड दिया है, तो उसको शरीर चाहिए। वो शरीर कौन बनेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो उसके लिए सारा का सारा काम करेगा ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। क्योंकि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ ने जन्म दिया है और उसको सब राइट्स दिए हैं, जो एक इंसान को राइट हो रहे वो सब राइट उसको दे दिए। सिर्फ शादी करना, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स करना, वो कर सकता नहीं है। ठीक है, इट्स फाइन, ये सारा सिंपल है, आई एम जस्ट कीपिंग फॉरवर्ड। आता है फिफ्थ पॉइंट, इसको कहते हैं कॉमन सील। कॉमन सील एक स्टैंप होता है, थप्पा, जो हर डॉक्यूमेंट पे लगता है, कि एक थप्पे से क्या समझ में आता है, कंपनी ने एंटर किया है। तो व्हाट इज कॉमन सील, कॉमन सील इज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी which is affixed by the officers and employees of the company on its every document, every legal documents, खरीदना है कुछ, बेचना है कुछ, जो बड़े अग्रीमेंट्स है उस सब पे क्या लगता है, कॉमन सील लगता है। My question to you all is, ये कॉमन सील जो होता है सिग्नेचर, क्या वो कंपल्सरी है या नहीं है? एज पर द न्यू लॉ, यूज ऑफ कॉमन सील इज ऑप्शनल, यूज ऑफ कॉमन सील इज ऑप्शनल। इसका मतलब इफ यू डोंट वांट टू यूज कॉमन सील, उसके बदले क्या करना पड़ेगा, ऑथराइजेशन। बाय हुम, बाय 2 डायरेक्टर्स, या फिर एक डायरेक्टर और एक CS, अगर आपके कंपनी में CS है तो। इट मींस दैट कॉमन सील का सॉल्यूशन, कॉमन सील जो ऑप्शनल किया गया है, तो अगर आपको कॉमन सील यूज नहीं करना है, उसके बदले क्या करना पड़ेगा, 2 डायरेक्टर्स साइन कर देंगे, 2 डायरेक्टर्स साथ में एक डॉक्यूमेंट पे, तो वो कॉमन सील जितना वैलिड हो जाएगा। या फिर एक डायरेक्टर और एक CS साइन कर लेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज एन ऑप्शन टू व्हाट, एन ऑप्शन टू नॉट यूजिंग कॉमन सील। अदरवाइज अगर ये नहीं करना है तो कॉमन सील का थप्पा बनाओ और थप्पा मार दो डॉक्यूमेंट पे, तो वो भी क्या माना जाएगा, इक्विवेलेंट टू कॉमन सील माना जाएगा। वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। अब आता है नेक्स्ट फीचर, दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। यहाँ पे हमें सिर्फ ये समझना है क्या शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं या नहीं है। दो टाइप की कंपनी है स्टैंडर्डली, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके शेयर्स भी ट्रांसफरेबल है, पब्लिक कंपनी जो होती है उसके शेयर्स भी ट्रांसफरेबल है। मतलब दोनों के दोनों शेयर्स ट्रांसफरेबल तो है, फर्क कहाँ है, फर्क सिर्फ एक चीज पे है, फर्क सिर्फ एक चीज पे है, वो है पब्लिक कंपनी के शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में देयर आर रिस्ट्रिक्शंस। द राइट टू ट्रांसफर अ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी इज रिस्ट्रिक्टेड। You don't have to understand the word prohibited. It's restricted, not prohibited. And the shares of public company are freely transferable. This you might have seen earlier, but still I'm repeating it. प्राइवेट कंपनी के अंदर हम इसे पढ़ेंगे कि रेस्ट्रिक्शंस कैसे होते हैं। आपको सिर्फ ये समझना है कि ये रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब कोई रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचने हैं, कोई रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचने हैं।
पर अगर आपको पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचने हैं तो ना आपको किसी को पूछना पड़ेगा, ना कुछ नहीं, आप डायरेक्टली किसी को पूछे बिना भी शेयर्स को बेच सकते हो। जनरली प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को बेचने के लिए आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल लेनी पड़ती है। पब्लिक कंपनी के शेयर्स को बेचने के लिए आपको किसी बोर्ड की अप्रूवल लेनी नहीं पड़ती है। दोनों ट्रांसफरेबल है, दोनों ट्रांसफरेबल है। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल है विद रेस्ट्रिक्शंस, पब्लिक कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल है फ्रीली। पॉइंट नंबर 7 एंड द लास्ट फीचर, दैट इज सेपरेट मैनेजमेंट। अब ये कहता है कंपनी को मैनेज कौन करेगा? मेंबर्स? अरे नहीं सर, कंपनी को मैनेज करेगा उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कौन होंगे? मेंबर्स या नॉन मेंबर्स? सर, बीओडी के अंदर मेंबर्स भी हो सकते हैं या नॉन मेंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन बीओडी को अपॉइंट करेगा कौन? वो है मेंबर्स। सी फोकस वेरी वेल, डायरेक्टर्स मैनेज करेंगे और मेंबर्स इन्वेस्ट करेंगे। डायरेक्टर्स मैनेज करेंगे, मेंबर्स इन्वेस्ट करेंगे। डायरेक्टर्स मैनेज करेंगे कंपनी को, मेंबर्स कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अब डायरेक्ट मैनेजमेंट में कौन है? उसको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनको अपॉइंट कौन करेगा? तो मेंबर्स। उनको अपॉइंट कौन करेगा? तो मेंबर्स। लेकिन बीओडी में हो कौन सकता है? मेंबर भी और नॉन मेंबर भी हो सकता है। मेंबर भी और नॉन मेंबर भी हो सकता है। Members do not participate in day-to-day affairs of the company. The management of the company lies in the hands of elected representatives of members, commonly known as BOD or directors or simply the board. The directors are appointed as well as removed by members. Thus, the act has ensured the ultimate control over the company by whom? Members. ये बहुत मजेदार बात है। I have worked with Reliance Industries. It is very clear कि members का वो पावर दिया गया है टू अपॉइंट डायरेक्टर्स, पर जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर जो हो वो मेंबर ही हो। वो मेंबर भी हो सकता है और नॉन मेंबर भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट है उसको अपॉइंट कौन करेगा? मेंबर्स। रिमूव कौन करेगा? तो मेंबर्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज सेपरेट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए कोई और इन्वेस्टमेंट के लिए कोई और। नाउ अगर एज अ मेंबर आपको कंपनी को मैनेज करना है तो मेंबर की तरह मैनेज नहीं कर सकते। आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको एज अ मेंबर के साथ साथ आपको बोर्ड में भी अपॉइंट होना पड़ेगा। तो अगर एज अ मेंबर आप बोर्ड में अपॉइंट हो जाते हो बाय अपॉइंटमेंट बाय द मेंबर्स के भाई मेंबर है ये मुकेश अंबानी, मेंबर भी है और डायरेक्टर भी है। वैसे ही अगर आपको मैनेज करना है तो आपको चेयरमैनशिप डायरेक्टरशिप लेनी पड़ेगी, ये तो आप सिर्फ क्या रहोगे? मेंबर्स। एंड हियर गाइस वी हैव फिनिश्ड ऑल 7 फीचर्स which is relevant for you. Number 1 feature was what? Separate legal entity. The KSFS Makora was a Northern Assurance Limited. ये आपको याद रखना है। नंबर 2 ली वॉज ली फार्मिंग एंड नंबर 3 बच्चा अफगजदा। ये सिर्फ रेफरेंसेस के लिए, आपको बाय हार्ट या रेगुलरली रीड नहीं करना है। नेक्स्ट व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल स्टे फॉर एवर। लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है। लिमिटेड में हमने दो नाम लिखे, शेयर्स की और गारंटी की। अनलिमिटेड मतलब लायबिलिटी इक्वल टू कंपनी। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हमने देखा था, इट्स सेम लाइक दिस कि कंपनी के लिए शरीर नहीं है, शरीर के लिए हमें बोर्ड चाहिए जो कंपनी के लिए काम करेगा, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कॉमन सील यूज करना मतलब सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, लेकिन ये ऑप्शन हो चुका है। अब डायरेक्टर्स की 2 साइन या फिर सीएस या एक डायरेक्टर साइन से भी काम चल सकता है। ट्रांसफर ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स फ्रीली, प्राइवेट कंपनी के विथ रेस्ट्रिक्शंस। मैनेजमेंट कौन करता है? बोर्ड। इन्वेस्ट कौन करता है? मेंबर्स। मेंबर्स को अपॉइंट, मेंबर्स किसको अपॉइंट करेंगे? बोर्ड को। I hope that is fine. Take a chill break of 5 minutes that by pausing the lecture. Take a chill break of 5 minutes by pausing the lecture intentionally. Just go this PDF of this till this part, and then we'll jump to the last concept of this topic. We call it as corporate will theory. If you just observe that also, ये आपका meaning है, but I've kept first case study, second case study, third case study, and fourth case study. I've kept 4 case studies to learn this concept of corporate will theory, and then our first phase of Companies Act will get over. आइए स्टार्ट करते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी का एक दुश्मन, जिसको कहते हैं हम लोग
कॉर्पोरेट व्हील थियरी या फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थियरी नहीं पढ़ सकते पहले. लेट्स जंप अप टू now. These are the case studies which we have to refer, and after referring to the case studies you will be understanding what is lifting of corporate wheel all about. For one liner, lifting of corporate wheel is opposite to separate legal entity. I make you understand this. ये आप लिख सकते हो. Lifting of corporate wheel is opposite to separate legal entity. It means that in separate legal entity, company and its members are different in the eyes of law. In corporate will theory, lifting of corporate will, company and its members or directors will be called as one and the same. It means it overrides the concept of separate legal entity in specific situations. Number one is intention is to identify enemy company. Intention is to identify the enemy company and to just make it separate. Let's understand this case study. Daimler Company Limited versus Continental Tires and Rubber Company. A company was formed in England for the purpose of selling tires made by a German company. The German company virtually held the entire capital of English company. All the directors were German residents. इतना पार्ट समझो. एक कंपनी फॉर्म हुई इंग्लैंड में टायर बेचने के लिए, लेकिन ये टायर बेचने के जो टायर थे वो कहाँ बनते थे? जर्मनी में. और ये कंपनी के शेयर्स किसने होल्ड किए थे? जर्मन कंपनी ने. और एक कंपनी जो इंग्लैंड में जो कंपनी फॉर्म हुई वो सबके डायरेक्टर्स कौन थे? जर्मन थे. अब कंपनी फॉर्म हुई इंग्लैंड में, बंदे कहाँ के? जर्मनी के. इन्वेस्टमेंट किसका? जर्मन कंपनी का. कंपनी कहाँ पे? इसका एक एग्जांपल दूं तो मान लीजिए इंडिया में कंपनी बनती है, उसके शेयर्स एक पाकिस्तानी कंपनी के पास हो और उस इंडियन कंपनी के शेयर्स तो पाकिस्तानी कंपनी के पास हुए और उस इंडियन कंपनी के डायरेक्टर्स भी जो है वो सब कहाँ के हैं? पाकिस्तान के. वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में. अब यहाँ पे ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर the English company commenced an action to recover the trade debt from another English company. अब मैंने आपको ये सिखाया था CF कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जिसका नाम था एलियन एनिमी. हुआ क्या? इंग्लिश कंपनी जो थी, जो इंग्लैंड में फॉर्म तो हुई, बट उसके शेयर होल्डर्स कहाँ के? जर्मनी के. उनका पैसा रिसीवेबल था जो टायर्स उन्होंने इंग्लैंड में बेचे थे, तो उनको उस कंपनी से पैसे नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने केस किया वो सारी कंपनीज पे जिनको उन्होंने टायर्स बेचे थे इन इंग्लैंड कि आप हमें पैसा दीजिए. बट वहां पे हुआ ये कि पैसा ना देने पे दैट कंपनीज जिनको शेयर्स कंपनी जिनको टायर्स बेचे गए थे, they refuse to pay the money on the ground that कि आप हमारे दुश्मन हो, आप जर्मनी के हो. ये बोला हमारी कंपनी तो इंग्लैंड में फॉर्म हुई है और हमारे भले ही मेंबर्स जर्मनी के हो, भले ही हमारे डायरेक्टर जर्मनी के हो, पर डायरेक्टर्स तो अलग होते हैं कंपनी से बेस्ड ऑन सेपरेट लीगल एंटिटी. अब ये मैटर गया कोर्ट में. कोर्ट को क्या समझना है? आप बात इसको समझो. आप तीन एलिमेंट्स को ध्यान में रखो. एक है कंपनी जर्मनी की और उसके शेयर होल्डर्स जर्मनी के और उसके डायरेक्टर जर्मनी के. उन्होंने कंपनी बनाई कहाँ पे? कहाँ पे? इंग्लैंड में. जो क्या नाम से फॉर्म हुई? जर्मन कंपनी, बट इंग्लैंड के नाम से इंग्लैंड में फॉर्म हुई. अब इसे कहा गया सेपरेट लीगल एंटिटी, ये इंग्लिश और ये जर्मन. फिर इस कंपनी ने माल बेचा बाकी सब कंपनीज को, इंग्लैंड की क्या? टायर्स बेचा. फिर जब वो टायर्स के पैसे रिकवर करने जा रहे थे तब वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, जहां पे ये कंपनी है इंग्लैंड की और ये सब भी इंग्लैंड के हैं.
तो इन्होंने इनसे पैसे मांगे, तो इन्होंने पैसे नहीं दिए, ये बोलकर कि तुम लोग क्या हो, तुम लोग एनिमी हो हमारे, तुम लोग हमारे एलियन एनिमी हो, डिस्क्वालीफाइड बाय कोर्ट, एलियन एनिमी। तो ये बोला हम कैसे एलियन एनिमी हुए, ये कंपनी तो इंग्लैंड की बनाई हुई कंपनी और ये भी इंग्लैंड की कंपनी से, तो हम लोग सब भाई भाई हुए। तो ये बोला कि तुम्हारे डायरेक्टर्स कहाँ के हैं, जर्मनी के, तुम्हारे मेंबर्स कहाँ के हैं, जर्मनी के। तो ये क्या बोला कि कंपनीज एक्ट में लिखा है कि कंपनी को और उसके मेंबर्स को क्या मानना चाहिए, अलग अलग, सेपरेट लीगल। तो हम उसको अलग मानो, एक ना मानो, हमें वैसा दीजिए। तब कोर्ट ने बोला, कोर्ट ने क्या बोला, corporate personality of the company has to be ignored and a person in ultimate control shall be considered. Since the persons controlling the company were enemies, the suit was not maintainable. क्या बोला गया कि माना कि तुम इंग्लैंड के हो, बट ऐसे केसेस के अंदर जहां पे हमें ये इंटेंशन इज टू व्हाट, आइडेंटिफाई एनिमी कंपनी, ऐसे सिचुएशन के अंदर हम आपको क्या नहीं मानेंगे, हम आपको इंग्लैंड की कंपनी नहीं मानेंगे। We will counter you as a company which is from Germany, and since there is a war between England and Germany, we will count you as what, enemy. तो एनिमी के ऊपर सूस फाइल करने का हक होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सस्पेंडेड हो जाता है जब तक वॉर खत्म नहीं होता। फाइनली एक क्लियरिटी आई कि डेमलर क्या नहीं कर पाया था, मतलब ये एक सिचुएशन की क्लैरिटी ये आई कि जो टायर के लिए सू करना था, क्या वो सू मेंटेनेबल था या नहीं था, वो सू मेंटेनेबल नहीं था। क्यों, ये माना गया कि यहाँ पे भले ही कंपनी फॉर्म इंग्लैंड में हुई है, बट सिर्फ उसके बेनिफिशियरीज जर्मनी के हैं जो हमारे एनिमी है, हम कंपनी को भी एनिमी मानेंगे। तो यहाँ पे जो कंपनी इंग्लैंड में फॉर्म हुई थी उसे क्या माना गया, जर्मन बेस्ड कंपनी। और उसका बेसिस कहाँ से आया, क्योंकि उसके डायरेक्टर्स और उसके शेयरहोल्डर्स जर्मनी के थे। A hard concept to understand, but this helps you to identify कि कंपनी को और मेंबर्स को क्या मानेंगे यहाँ पे हम, एक। और जब आप कंपनी को और मेंबर्स को एक मानेंगे तो हमारा सेपरेट आइडेंटिटी जो अलग अलग माने वो क्या हो जाएगा, वो ओवरराइड हो जाएगा, वो ओवरकम हो जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। डेमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर्स। अब ये आता है केस नंबर 2 वेयर इंटेंशन इज टू इवेड टैक्स। अब आपने कंपनी तो बनाई है, बट आपने जो कंपनी बनाई है उसका इंटेंशन सिर्फ इतना ही था कि आप क्या कर पाओ, टैक्स इवेड करो। आइए समझते हैं। एक दिनशो मानिक जी पेटिट करके एक बंदा था जिसके पास बहुत सारा डिविडेंड इनकम आता था अपने इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है। तो ये देखो, इन ऑर्डर टू इवेड टैक्स ही फॉर्म 4 कंपनीज एंड ट्रांसफर हिज इनकम टू दिस 4 कंपनीज। टैक्स को बचाने के लिए उसने 4 अलग कंपनी बनाई और चारों 4 कंपनी में अलग अलग इनकम स्प्लिट कर दी। At the time, the interest and dividend received by these companies was exempted from within taxable limits. एक एग्जांपल लेता हूँ, सुनो ध्यान से। 40 लाख का समझो डिनशॉ जी को इनकम था, कितने लाख का, 40 लाख का। आप लोग स्क्रिबल करके लिखना। वो अकेला बंदा था जो 40 लाख कमा रहा था। उसने क्या किया, 4 कंपनीज बनाई। कितनी कंपनीज बनाई, 4 कंपनीज बनाई, और चारों 4 के अंदर 10-10 लाख की इनकम स्प्लिट कर दी। अब क्या हो गया, कंपनी 1 इनकम 10 लाख, कंपनी 2 इनकम 10 लाख, कंपनी 3 इनकम 10 लाख एंड कंपनी 4 इनकम 10 लाख। पहले वो सब उसके हाथ में 40 लाख इनकम था। अब एज पर द लॉ समझो 10 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। कितनी इनकम, 10 लाख की। तो पहले दिनशॉ की इनकम 40 लाख थी, 40 लाख में से 10 लाख क्या होता था, टैक्स फ्री। तो कितना बचा, 30 लाख। 30 लाख के ऊपर समझो 30% टैक्स भरना पड़ता है, कितना होता, 9 लाख। आई रिपीट, 40 लाख का दिनशॉ जी का इनकम था पहले, 10 लाख का टैक्स माइनस करो, एग्जेम्प्टेड 10 लाख के ऊपर, 30 बचा। 30 लाख में कितना टका, 30%, मतलब कितना टैक्स भरने को आएगा, 9 लाख रुपया। ये पहले था। अब दिनशॉ ने क्या किया, 4 कंपनी बनाई, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3 एंड कंपनी 4। चारों कंपनी का इनकम 10-10-10-10 कर दिया। और हर एक कंपनी में क्या हो गया, 10 लाख का लिमिट है टैक्स फ्री का। फर्स्ट इनकम 10 लाख, एग्जेम्प्टेड 10 लाख, टैक्सेबल 0। सेकेंड कंपनी इनकम 10 लाख, टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड 10 लाख, इनकम टैक्स 0, टैक्स 0 एंड टैक्स 0। टोटल चारों कंपनी के मिला के उसे टैक्स भरा ही नहीं। जहाँ पहले वो कितना टैक्स भरता था, 9 लाख रुपीज का टैक्स भरता था। अब आपको समझ में आया होगा कि इसने कंपनी फॉर्म क्यों की, टू इवेड टैक्स। दैट इज द कॉन्सेप्ट, टू इवेड टैक्स। टैक्स बच गया। अब जब
कंपनी इनकम टैक्स ने पूछा कि तुमने टैक्स क्यों नहीं पे किया, तो वो बोला कि कंपनी और मेंबर अलग अलग है इन द आइज ऑफ लॉ। तो आप टैक्स किसको भरने को बोलते हो? कंपनी को, और कंपनी की लिमिट के अंदर ही है, 10 लाख की इनकम है उसकी, 10 के अंदर ही है, तो टैक्सेबल है या नहीं है? टैक्सेबल नहीं है। ऐसा करके उसे कंपनी बनाते गया और अपनी इनकम को क्या करता गया, इनकम को टैक्सेबल लिमिट 0 करता गया। फिर जब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने केस कर दिया कोर्ट में कि ये गलत हो रहा है, कंपनीज एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, सेपरेट लीगल एंटिटी में ये कह रहा है कि कंपनी अलग मेंबर्स अलग, और मेंबर्स के हाथ में टैक्सेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि ये अभी इनकम किसकी हो चुकी है? कंपनी की। और फिर वो क्या करता था पता है? द इनकम रिसीव्ड बाय दिस कंपनीज वो डाइवर्टेड बैक टू द दिनशो मानेक जी इन अ फॉर्म ऑफ लोन्स व्हिच वर नेवर पेड बैक। अब जो कंपनी के नाम पे इनकम 10 लाख दिखाई, वो कंपनी से क्या ले लेता था? एज लोन, गलत झूठ मूठ के नाम पे वो लोन दिखा के पैसे वापस ले लेता था। मतलब उसके हाथ में वो 10 लाख रुपए जो थे वो वापस आ जाते थे। 10 कंपनी 1 से लिया, 10 कंपनी 2 से लिया, 10 कंपनी 3 से, 10 कंपनी 4 से लिया, एज टैक्स फ्री। कैसे? लोन दिखा के कि मैंने कंपनी से लोन ली। ऐसा करते करते वो इनकम भी अपने पास रखता था और टैक्स पे करता नहीं था। तब कोर्ट ने बोला कि ये कंपनी जो 4 फॉर्म हुई है, द कोर्ट हेल्ड दैट ओनली पर्पस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग दिस 4 कंपनीज वाज व्हाट? टू एवेड टैक्स। यहाँ पे कंपनी फॉर्म करने का उद्देश्य धंधा करना नहीं था, बिजनेस करना नहीं था, बट सिर्फ क्या करना था? टैक्स की चोरी, टैक्स की चोरी, टैक्स का इवेशन करना था। इसीलिए लॉ ने बोला ये गलत है। इसके लिए हमने कंपनी बनाने को नहीं दिया, इसके लिए हमने सेपरेट एंटिटी नहीं बोला। बोला दिस कंपनीज आर शेम, इट्स अ शेम। एंड बोला द इनकम अर्न बाय ऑल दिस कंपनीज was to be added to the income of मानिक जी, दिनचो मानिक जी पैकेट। मतलब अब ये गलत हो गया है, हम इस कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। कोर्ट ने बोला डिसरिगार्ड, फेंक देते हैं, और कंपनी को उसके मेंबर्स को क्या मानेंगे? एक। कंपनी को और उसके मेंबर्स को क्या मानेंगे? एक। और क्या कर दिया? दोनों इनकम को ऐड। मतलब अभी वापस 10 लाख 10 लाख 10 लाख सब इस कौन सी इनकम में ऐड हो गए? दिनशो की इनकम में ऐड हो गए, भले वो कंपनी के इनकम थे, ऐड हो गए। और 40 लाख की इनकम होगी -10 मतलब 30 लाख, उस पर 30% मतलब 9 लाख रुपया भरने को देना पड़ा। फाइनली क्या हो गया? यहाँ पे भी हमने ये सीखा कि अगर आपका इंटेंशन बिजनेस करना नहीं है, पर आपके कोई इविल इंटेंशन है, कोई इविल इंटेंशन है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी, वो क्या हो जाएगा? डिसरिगार्ड। कोर्ट उसके अलग कर देगा, बोलेगा कंपनी और मेंबर्स एक, अलग हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसका मिसयूज कर रहे हो। ये चीज बनाई गई है जस्ट टू अवॉइड मिसयूज। क्या हमें इसे बाय हार्ट करना है? डेफिनेटली नो सर। ये आपको केस स्टडी के रूप में आएगा एग्जाम में, जब आपको ये पूरा क्वेश्चन दिया होगा एग्जाम में कि मानिक जी पेटिट है, उन्होंने इतना इनकम अर्न किया, उन्होंने कंपनी फॉर्म करके अलग अलग कर दिया एंड ऑल दैट। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है कि कहाँ पे यूज हुआ, सेपरेट लीगल एंटिटी में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिसरिगार्ड एंड इनकम को सब में क्लब कर देंगे एक ही पर्सन के हाथ में, वो भी हम करेंगे। यहाँ पे आपको बाय हार्ट नहीं करना, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, क्योंकि ये एग्जाम में जो आएगा वो केस लॉ होगा, ये थियोरी नहीं होगा। केस नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। अब कोई कोई कंपनीज लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए क्या करती है पता है? सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट का यूज करती है। देखिए ये कंपनी है, द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर एंड अनदर। अब इतना बड़ा नाम है, नाम तो सेम ही है, वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आइए समझते इस केस में क्या है, ध्यान से समझना। एक कंपनी है जिसका नाम है एसोसिएटेड रबर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके पास एक तगड़ा प्रॉफिट है, तगड़ा प्रॉफिट, तगड़ा, एज पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, एज पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एक कानून है, जितना ज्यादा कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उतना ज्यादा उसे क्या देना पड़ेगा? बोनस अपने एम्प्लॉयज को। ये उसका रूल है, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है गाइस। आप लोग इसे सीखते हो जब आप कुछ सीएस एंड ऑल करते हो तभी। बोनस एक्ट में लिखा है कि जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा बोनस। अब कंपनी को समझ में आ गया
कि यहाँ पे बोनस प्रॉफिट ज़्यादा होने से वी हैव टू पे मोर बोनस। तो हमने कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक कंपनी बनाई, उसकी ग्रुप कंपनी जिसको हम कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। कंपनी ने क्या कर दिया, अपना बड़ा सा इन्वेस्टमेंट वहां पे शिफ्ट कर दिया और कंपनी का बड़ा सा प्रॉफिट्स वहां पे शिफ्ट हो गया। अब जिस कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज है वहां पे प्रॉफिट्स नहीं रखा, और जहां पे प्रॉफिट्स है वहां पे एम्प्लॉइज रखे नहीं। क्यों? जिससे उनको कम बोनस देना पड़े, क्योंकि बोनस इस पर दिया जाता है जहां पे प्रॉफिट ज्यादा हो तो ज्यादा। लॉ ने यहाँ पे शानपट्टी, कंपनी ने यहाँ पे शानपट्टी की क्या, कि जहां पे एम्प्लॉइज ज्यादा थे वहां पे प्रॉफिट कम कर दिया, और जहां पे एम्प्लॉइज कम थे वहां पे प्रॉफिट ज्यादा कर। किसके लिए? टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन टू पे लेस ऑफ बोनस शेयर। अब आप मुझे बताओ, कंपनी को इनकॉर्पोरेट क्यों किया गया दूसरी कंपनी को? बिजनेस करने के लिए? नहीं सर। क्यों किया गया? टू अवॉइड पेइंग बोनस टू इट्स एम्प्लॉयज एट अ हायर रेट। डू यू एग्री? टू अवॉइड पेइंग बोनस टू द एम्प्लॉयज एट अ हायर रेट। एम्प्लॉयज को कम बोनस देना पड़े, इसलिए उन्होंने और एक कंपनी बनाई। अब मुझे ये बताओ, क्या कंपनीज एक्ट अलाउ करेगा ऐसी कंपनीज को? अब ये मेरा कहाँ पे गया? कोर्ट में। कोर्ट में ये प्रूव, ये वर्कमैन मतलब लेबर यूनियन ने केस किया कंपनी पे कि आप गलत कर रहे हो। देखो यहाँ पे लिखा, लुकिंग एट द पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी the court lifted the corporate will. It was held that the subsidiary company was formed merely for the purpose of reducing the liability of bonus. तो उन्होंने बोला subsidiary मतलब the group company जो फॉर्म हुई थी was formed for what? Purpose of reducing the liability of bonus under the bonus act. Therefore, the profit earned by the subsidiary company were held to be profits of the holding company. Looking at the purpose of formation of the company, the court lifted the corporate will. It was held that the subsidiary was formed merely for the purpose of reducing the liability of bonus payable under the bonus act. Therefore, the profits earned by the subsidiary company were held to be the profits of the holding company. मतलब जैसे ही कोर्ट को ये समझ में आया कि कंपनी जो फॉर्म हुई थी वो सिर्फ किस लिए थी, टू रिड्यूस लायबिलिटी, तो कोर्ट ने क्या किया, दोनों कंपनी के प्रॉफिट्स को मिक्स कर दिया, मर्ज कर दिया, और बोला अभी ये एक्चुअल प्रॉफिट है आपका, अब इस हिसाब से जो बोनस पे करने को वो आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कोर्ट ने दोनों कंपनीज को क्या माना? एक माना। सेपरेट कंपनीज थे, सेपरेट लीगल स्टेटस थे, फिर भी क्या माना? एक। क्यों? क्योंकि आपने अलग क्यों की थी? धंधा करने के लिए नहीं, बिजनेस करने के लिए नहीं, सिर्फ क्या करने के लिए? प्रॉफिट को अलग करने के लिए, जिससे क्या हो जाए, बोनस की लायबिलिटी कम हो जाए। देखो, subsidiary did not do business and had no asset except the investment transferred to it. अब पॉइंट नंबर थर्ड रीजन ये आता है, कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट और डिफीट द लॉ। ये वैसा ही जो ऊपर देखा है, बट इसका एग्जाम्पल मैंने दूसरा बनाया है। मोर एग्जाम्पल्स विच हैज बीन यूज्ड इन योर मॉड्यूल आल्सो, बट दे हैव नॉट एक्सप्लेन्ड इट। कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट। नाउ ध्यान से सुनिएगा, कंपनी है जिसका नाम है गिलफोर्ड मोटर कंपनी, और एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग, इसका नाम है हॉर्न, HORNE, हॉर्न। अब हॉर्न करके एक मैकेनिक था जो जो गिलफोर्ड मोटर कंपनी में नौकरी कर रहा था एज अ मैकेनिक। आई रिपीट, हॉर्न करके एक मैकेनिक था जो वहां पे जॉब कर रहा था गिलफोर्ड मोटर कंपनी में। बहुत सालों के बाद उसने सोचा कि मुझे मेरा बिजनेस करना है मैकेनिक गैरेज का, अब मुझे नौकरी नहीं करनी। उसने अपने बॉस गिलफोर्ड से कहा कि सर जी मुझे विदा कीजिए, मुझे अपना धंधा खुद करना है। गिलफोर्ड बोला कि तुझे एक शर्त पे विदा करता हूँ, एक काम कर, तू ये धंधा कर, मुझे तकलीफ नहीं है, तेरी लाइफ है, लेकिन तू मेरे क्लाइंट्स को सॉलिसिट नहीं करेगा। यू विल नॉट एंटरटेन माई क्लाइंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वो बोला ठीक है, मैं लिख के देता हूँ अग्रीमेंट पे कि मैं हॉर्न मेरा बिजनेस शुरू करूंगा, लेकिन मैं कोई भी क्लाइंटल्स जो गिलफोर्ड कंपनी के थे उसे मैं एंटरटेन, उसे मैं बुलाऊंगा, उसका काम मैं करूंगा नहीं। ये बोल के वो निकल गया, और कुछ ही दूरी पे, कुछ अराउंड 2 किलोमीटर अवे, उसने अपना हॉर्न का एक गैराज खोला। हुआ क्या, गैराज तो ओपन हो गया, लेकिन कस्टमर्स नहीं आ रहे थे, नए कस्टमर्स मिलने मुश्किल हो गए, और हॉर्न को 3-4 महीने के बावजूद
उसे कोई अच्छा बिजनेस मिला नहीं। तब वो सिचुएशन हॉर्न वॉज वेरी अपसेट कि यार नौकरी भी गई और धंधा भी नहीं हो रहा, अब क्या करिए। तब उसने एक चाल चली। वो चाल ये थी कि उसने हॉर्न ने अपनी बीवी के नाम पे एक कंपनी ओपन कर दी। बीवी के नाम पे एक कंपनी ओपन कर दी, और वो कंपनी जो ओपन की उसने, उस कंपनी के अंदर उसने सारे के सारे गिलफोर्ड के जो कस्टमर्स थे उसको बुलाना शुरू कर दिया। सस्ते दाम पे सर्विस दी, सर्विस भी बढ़िया दी, और सारे के सारे कस्टमर जो गिलफोर्ड के वो सब टूट गए। और ये सब कस्टमर किसके पास आ गए? हॉर्न के पास। तब गिलफोर्ड आके बोला हॉर्न को कि हॉर्न, तुझे तो मैंने मना किया था कि तू ये काम नहीं कर सकेगा, तू ये मत कर, मैं तेरे पे केस कर दूंगा। हॉर्न बोलता है, सर मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं करूंगा, और मैं कर भी नहीं रहा हूं सर। क्या मतलब है तेरा? सर ये कंपनी है जो मेरी वाइफ के नाम पे है, वो कंपनी कस्टमर्स को एंटरटेन कर रही, मैं तो सिर्फ नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पे। आप समझ रहे हो? हॉर्न 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 क्या कर रहा था? हॉर्न वो चीज कर रहा था जो चीज कौन नहीं कर रहा था? हॉर्न जो खुद नहीं कर पा रहा था वो चीज को करने के लिए उसने वाइफ के नाम पे कंपनी बना दी, और उसी कंपनी के अंदर ये काम शुरू कर दिया। क्वेश्चन कम्स अप हियर इज, क्वेश्चन कम्स अप, क्या हॉर्न के इंटेंशंस कंपनी फॉर्म करने के यहाँ पे क्या थे? हॉर्न के इंटेंशंस यहाँ पे अपनी वाइफ के नाम पे कंपनी फॉर्म करने सिर्फ यही थे कि जो काम वो खुद नहीं कर पा रहा है वो काम करवाना है, इसलिए कंपनी बनी थी। कोर्ट ने ये चेक किया और देखा कि हॉर्न तू गलत कर रहा है, तूने एक कंपनी बिजनेस करने के लिए फॉर्म नहीं की है, तूने एक कंपनी इसलिए फॉर्म कर की है क्योंकि तू जो काम गिलफोर्ड के कस्टमर्स को नहीं ले पा रहा था, वो कस्टमर्स को सॉलिसिट करने के लिए, वो कस्टमर्स को एंटरटेन करने के लिए, वो कस्टमर्स को अपने पास लाने के लिए तूने एक कंपनी बना दी और सेपरेट लीगल एंटिटी का सहारा लिया, और बोला अब ये मैं कस्टमर्स मैं नहीं ला रहा हूँ, कस्टमर्स कंपनी ला रही है, और कंपनी और मेंबर्स क्या है? डिफरेंट है आइज ऑफ लॉ में, तो मुझे पकड़ो मत। कोर्ट ने बोला कि तेरा इंटेंशन तो समझ में आ गया है हमें, अब हम तेरी कंपनी जो तेरे नाम पे या तेरी बीवी के नाम पे हो, जो भी हो, उसे भी वो काम करने नहीं देंगे जो काम तू नहीं कर सकता। देखो क्या लिखा है, कोर्ट वॉज कॉर्पोरेट लिफ्ट वॉज लिफ्टेड एंड प्रिवेंटेड कंपनी टू परफॉर्म एक्टिविटीज विच वॉज प्रोहिबिटेड टू हॉर्न। जो हॉर्न को प्रोहिबिटेड था, जो हॉर्न को प्रोहिबिटेड था, वो सारा का सारा काम कौन नहीं कर सकता था? अभी वो कंपनी जो हॉर्न ने फॉर्म की थी वो भी वो काम कर सकती नहीं है। मतलब सारे का कस्टमर्स जो फोन के वापस चले गए उसके पास, और उनको मना कर दिया गया कि अब तुम वहां पे काम ले सकते नहीं हो। सिर्फ सामने से कस्टमर्स आते हैं ना, वो बात अलग हो जाती। यहाँ पे वो खुद एंटरटेन कर रहा लाने के लिए, ये मना किया गया है। कल उठ के गिलफोर्ड को छोड़ के हॉर्न के पास है, वो गलत नहीं है लॉ में। गलत ये है कि आप सामने से उसके लेके आते हो जब आपने ऑलरेडी अग्रीमेंट साइन किया, आप ये नहीं कर सकते। दिस इज योर फोर्थ केस स्टडी रिगार्डिंग the same, and here we finish off a very marathon. I feel for me 1 hour is a marathon lecture. I have taken this after a long time. You won't believe it, guys. I have tried it 10 times to take this lecture from last 3 4 days, but I can't sit. That was the level of problems which I had. Still, I have taken some SOJ lectures without videos. You might have seen that. Reason was I was just not good enough to have that energy to sit and take the sessions. अब anyways, how do you prepare for this? अब आप इसको देखो, going to the theory now. Corporate will refers to the legal concept whereby company is identified as separate from its members. That is, company has separate legal entity distinct from members. It says that members shall not be liable for the acts of company. ठीक है, ये fair है कि यहाँ our normal separate legal entity. However, if the intent of forming the company was any of the following, any of the following मतलब क्या? Intention is to identify the enemy company. Number one intention. Number two, whether intention is evade taxation. Number two. Number three, where intention is to avoid legal obligations. And number four, where intention is to form a company for fraud. If these are the four reasons whereby you have formed a company, then the court may disregard the separate legal status of the company and treat the company and its members as one and the same in the eyes of law. In this situation, court कर सकते हैं, कोई और नहीं, कोर्ट क्या करेगा? दोनों की सेपरेट लीगल स्टेटस को मर्ज कर देगा।
The courts are willing to lift the corporate will, and that too when the question of control are involved rather than merely question of ownership. मतलब फाइनली यहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ देखता है कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे हम सेपरेट लीगल स्टेटस को अलाउ नहीं कर सकते। तो आपको ये याद रखना है कि ये आपका बेसिक थियोरी हुआ और 4 रीजंस हुए। आइडेंटिफाई न्यू कंपनी, नंबर 2 इवेंट टैक्सेशंस, नंबर 3 लीगल ऑब्लिगेशन, नंबर 4 फ्रॉड। ये 4 रीजन से कोर्ट क्या कर सकता है, सेपरेट लीगल स्टेटस को डिसरिगार्ड करके उसको एक मान सकता है। आई होप दैट इज वेरी फाइन टू योर एंड दिस इज क्लियर। आपको एक और आई एम जस्ट फुल डे डूइंग दिस ओनली टुडे। दिस इज माय सेशन व्हिच आई हैव uploaded it, recorded now itself in the morning, Sunday morning. I'll just add a one more session for the day before I meet you. Thank you so much.